सर सबसे बड़ी ताकत क्या है सर आपकी और मैं तो सिर्फ भक्त हूँ और भोले की कृपा। मैं सर एक तरह से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये समस्या चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे कई बार सर पैनिक सिचुएशन हो जाती है। उस एम्बुलेंस को किसी ना किसी तरह से निकाल के हम आगे भेज सके। जो मुरादाबाद से बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए इस महीने में सबसे सेफ और सही रूट कौन सा होगा? बिजनौर की तरफ जाने वाला सभी हैवी ट्रैफिक हमको रोकना पड़ता है। मुरादाबाद की सड़कें 12 महीने कांवड़ जैसी स्थिति में रहती हैं। अगर आपको रामपुर रोड पे जाना है अंदर से, मात्र एक रोड है जो स्टेशन के सामने से जाती है। चेक पोस्ट पे जो पुलिसकर्मी तैनात था उसके खिलाफ भी सर कार्रवाई होनी चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई 100% होनी है। कांवड़ियों की राह में बन के ढाल खड़े हैं, कांवड़ियों की राह में बन के ढाल खड़े हैं, वर्दी में वो सिर्फ पुलिस नहीं महादेव के लाल खड़े हैं। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। सावन का महीना शुरू हो चुका है, सड़कों पे बम बम भोले की गूंज है, लाखों श्रद्धालुओं का जत्था जल चढ़ाने निकल पड़ा है। लेकिन इतने बड़े जन सैलाब के बीच सबसे बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट की। एक तरफ एक महीने तक चलने वाला कांवड़ का महाकुंभ, दूसरी तरफ हमारे मुरादाबाद जहां रोज नई गाड़ियां उतर रही हैं, सड़कें हाँप रही हैं और जाम से आम आदमी परेशान है। इस महाप्रबंधन को संभालने वाले और मुरादाबाद के एसपी ट्रैफिक के साथ साथ एसपी क्राइम की दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे श्री सुभाष गंगवार जी आज हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार, धन्यवाद। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे पता है इस टाइम आप बहुत व्यस्त हैं सर, पूरा प्रभार आपके पास है जिले का, क्राइम का भी और ट्रैफिक का भी। फिर भी सर आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। सर हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत फायदा मिलेगा और पूरी मुरादाबाद की जनता आपके मुख से जानना चाह रही है सर कि इस बार आने वाले टाइम में क्या तैयारी है। देखिए, जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि 30 जुलाई से कांवड़ माह शुरू हो रहा है। कांवड़ियों की संख्या दिन के दिन हमें बढ़ेगी और हमारे यहाँ मुरादाबाद में अगर हम कांवड़ियों की देखते हैं तो हरिद्वार से और गढ़ से दोनों तरफ से कांवड़िया आते हैं और मुरादाबाद में इकट्ठे होने के बाद फिर वो अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाते हैं। जैसे रामपुर जाना है, बरेली जाना है, पीलीभीत जाना है और अमरोहा जाना है। तो मुरादाबाद एक ऐसा जंक्शन है जहां दोनों तरफ से कांवड़िया भी आ रहे हैं। और ट्रैफिक को देखते हुए भी अगर हम आपको बताएं हैं कि पूरा लखनऊ से आने वाला ट्रैफिक जो बरेली, रामपुर, लखनऊ से आ रहा है या बहुत दूर से आ रहा है, वो भी हमको मुरादाबाद में मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि मुरादाबाद एक ऐसा जगह है जहाँ पर NH-24 और फिर उत्तराखंड से बहुत ही बड़ी संख्या में, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट उधम सिंह नगर है, वहाँ से बहुत से ट्रक्स वगैरह भी आते हैं और खनन का भी बहुत अधिक ट्रक, मतलब ये मान के चलिए कि 800 ट्रक पर डे खनन के आ रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ के ट्रक अलग आ रहे हैं। तो हमको दोनों में जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उनको और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक पॉइंट जो मुरादाबाद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर। और इसी के तहत मुझको रेंज का एक नोडल भी बनाया गया है, जो मुरादाबाद परिक्षेत्र है उसका मैं नोडल भी हूँ। और हम अपने जो हमारे नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एडिशनल एसपी से कांटेक्ट में रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही हम पिछले 3 साल से मैंने कांवड़ यहाँ निकलवाया है। मेरा ये चौथा कांवड़ है। हम लोग सक्सेसफुल इसमें हम लोग निकलवाए हैं और इस बार भी हम लोग की पूरी तैयारी है। सरकार की मंशा है कि जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट, तो उसी के तहत हम सभी लोग काम कर रहे हैं। दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहे हैं ताकि हम इस सावन माह को बहुत अच्छे से निकाल सकें और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और सबको जो सहूलियत दे सकते हैं उसके लिए हम लोग तत्पर हैं।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपका ज्ञान है सर, आपको अगर इस रेंज का नोडल बनाया गया तो नो डाउट इसके पीछे आपका ज्ञान है और आपने 3 साल में प्रूव किया है सर अपने आप को। सर ये तो सर प्लानिंग की बात हुई सर, लेकिन ग्राउंड पे कई बार सर पैनिक सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि एक तरफ कांवड़ियों का बड़ा जत्था, दूसरी तरफ किसी एम्बुलेंस में मरीज की जान अटक रही है। तो सर ऐसे में एसपी ट्रैफिक के तौर पे आपको वो गोल्डन 5 मिनट्स में क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लान होता है सर उस टाइम आपका? देखिए, अक्सर ये स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक, जो छोटा ट्रैफिक है वो चलता रहता है। उसको हम लोग जीरो तब करते हैं जब बिल्कुल भी निकालने की स्थिति में नहीं होते हैं। सर अभी मैं आपको डाइवर्जन प्लान भी बताऊंगा, शेयर करूंगा। लेकिन जैसा आपने बताया कि अगर किसी तरह से कोई एम्बुलेंस फंस जाती है तो हमारे जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे ट्रैफिक की पुलिस के साथ साथ सिविल पुलिस भी रहती है, तो हमारा पर्पज़ यही रहता है कि उस एम्बुलेंस को किसी ना किसी तरह से निकाल के हम आगे भेज सके, ताकि उसमें अगर कोई मरीज़ है तो उसको प्रॉपर इलाज समय से मिल सके। ये हमारी प्रायोरिटी रहती है और हम लोग इसमें हमेशा सफल भी रहे हैं। पिछले 4 सालों में तो मैं ही देख रहा हूँ कि इस तरह की कभी कोई एम्बुलेंस से कोई ऐसी फंसी नहीं है जिसको हम निकालने में सफल ना रहे हों। सर बहुत बढ़िया सर। सर आम जनता के लिए सबसे काम की बात है, जो लोग दिल्ली, बरेली या लखनऊ की तरफ जा रहे हैं या जो मुरादाबाद से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने में सबसे सेफ और सही रूट कौन सा होगा और लोग सर जाम से कैसे बचे ऐसे में? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे जो पूरा माह है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 11 तारीख को, 11 अगस्त को शिवरात्रि है, तो मेरठ की तरफ जो भी कावड़ होता है जो हरिद्वार से चलता है, वो बड़ी संख्या में चलता है, वो 11 तारीख के बाद समाप्त हो जाता है सर, क्योंकि उनका शिवरात्रि एक वो महत्वपूर्ण उनका उत्सव होता है, उस पर जल चढ़ाते हैं लोग। और ये आप मान के चलिए कि वहाँ अभी चालू हो गया है, लोग कांवड़िया लोग हरिद्वार की तरफ जाने लगे हैं। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बाकी उत्तर प्रदेश है में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो ट्रेंड है वो एक अलग है। यहाँ पर शिवरात्रि के साथ साथ प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ता है। तो जब प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ता है तो फिर नेचुरली फ्राइडे, सैटरडे, संडे एकदम से भीड़ रहती है। तो हम लोग इसको 2 तरह से मैनेज करते हैं और 2 तरह से रूट डाइवर्जन भी करते हैं। जैसे कि रूट डाइवर्जन 28 तारीख से और 11 तारीख का जारी हुआ है, वो एक अलग जारी हुआ है, और जो फिर 12 तारीख से 28 अगस्त तक का जो है वो एक अलग रूट डाइवर्जन किया गया। अब जो हमारा 28 तारीख से जारी किया गया है, उसमें चूंकि हरिद्वार में बहुत प्रेशर रहता है, बिजनौर में बड़ा प्रेशर रहता है, तो बिजनौर की तरफ जाने वाला सभी हैवी ट्रैफिक हमको रोकना पड़ता है। और 28 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये हैवी ट्रैफिक, चाहे वो बस हो चाहे ट्रक हो, वो हम रोकेंगे। उनके रूट का निर्धारण किया गया है। तो जो भी लोग बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार हैवी ट्रैफिक लेके जाएंगे, हम 28 तारीख से पहले तो हम लोग जो 24 NH है, हम लोग शाहजहानपुर से भी डाइवर्ट होगा, बरेली से भी होगा, रामपुर से भी होगा, और लास्ट में जो जितना भी हैवी ट्रैफिक आ जाएगा तो हम अपने मुरादाबाद से संभल की तरफ और संभल से NH संभल से गंगा एक्सप्रेसवे पे हम डाइवर्जन कर देंगे, ताकि हम गढ़ की तरफ ट्रैफिक को ना भेजें, क्योंकि गढ़ पे पूरा चौक हो जाता है और उधर से कावड़ियों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। तो 28 तारीख से 11 तारीख तक हैवी ट्रैफिक जो भी जाना है वो हम गंगा एक्सप्रेसवे से मुरादाबाद से संभल, संभल से गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ भेज देंगे। और जहाँ तक छोटा व्हीकल है, छोटा व्हीकल हमारा चलेगा, लेकिन क्योंकि गढ़ पे बहुत भीड़ होती है तो हम संडे की शाम को, मतलब ये थंब रूल है कि जितने भी सावन में संडे पड़ेंगे उसमें हम शाम को 5 बजे छोटा ट्रैफिक भी बिल्कुल बंद कर देंगे। दिल्ली की तरफ वो हमारे मुरादाबाद, संभल और गंगा एक्सप्रेसवे से ही होके जाएगा, NH-24 से नहीं जा पाएगा, क्योंकि ना जा पाएगा ना आ पाएगा, क्योंकि उस पर कावड़ की संख्या बहुत अधिक होगी। हम इस बार कावड़ियों जो जल लेके आ रहे हैं उनको अलग लेन में चलाएंगे, जो जल लेने जा रहे हैं उनको अलग लेन में चलाएंगे। पिछले सालों में होता ये रहा है कि हम एक लेन रिजर्व कर देते थे और रात में 12-1 बजे जाके हम जीरो ट्रैफिक करते थे, लेकिन उसमें एक्सीडेंट की संख्या बहुत अधिक हो जा रही थी। इसीलिए इस बार जो निर्णय लिया गया है, शाम को 5 बजे से दिल्ली जाने वाला जो भी ट्रैफिक होगा वो संभल
और गंगा एक्सप्रेसवे से होकर जाएगा। NH-24 शाम को 5 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा। अच्छा, मतलब जिसको भी जाना है दिल्ली की तरफ, मुझे लगता है कि रविवार को वो ना जाए, क्योंकि रविवार को शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाएगा, जीरो ट्रैफिक, और सोमवार की सुबह 8 बजे तक। उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि गढ़ पे इतना अधिक रस रहता है कांवड़ियों का। वो अगर छोटा व्हीकल, पिछले सालों में ये देखा गया है कि फंस जाता है, रेंग रेंग के चलता है, किसी को पुल क्रॉस करने में 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। उससे बेहतर होगा कि वो संभल होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पकड़े, और टाइम की भी बचत होगी और सबको सहूलियत भी रहेगी। बिल्कुल बढ़िया। मुझे लगता है कि व्यूअर्स का क्लियर हो गया है क्वेश्चन कि किसी को दिल्ली जाना है तो डेली रोज में जा सकते हैं, बट रविवार के दिन शाम को 5 बजे ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा, सोमवार की सुबह 8 बजे तक जीरो ट्रैफिक रहेगा। बिल्कुल ठीक सर। कांवड़ तो सर 1 महीने का त्यौहार है सर, लेकिन मुरादाबाद की सड़कें 12 महीने कांवड़ जैसी स्थिति में रहती हैं सर। रोज गाड़ियां बढ़ रही हैं, सड़कें उतनी हैं, शहर की जनता कहती है कि मुरादाबाद का ट्रैफिक हाँप रहा है सर। इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें मुरादाबाद की जनता से बहुत सहयोग मिलता है। आप अगर मुरादाबाद में रह रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, मुरादाबाद में आप चाहे बिजनौर की तरफ से काठ रोड हमारा है या दिल्ली रोड हमारा है, अगर आपको रामपुर रोड पे जाना है अंदर से, जिसको भी अंदर से जाना है, तो मात्र एक रोड है जो स्टेशन के सामने से जाती है, और कोई भी रोड ऐसी नहीं है जिससे कि आप क्रॉस कर सके। एक रोड है। तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक रोड पे इतना ट्रैफिक चलाना कितना कठिन काम है। आप अगर हमारा ट्रैफिक का सिपाही 10 घंटे खड़े होकर काम करता है, पसीने में काम करता है, बरसात में काम करता है, आप उसकी स्थिति अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये कितनी मेहनत कर रहा है। स्टेशन रोड पे और कोई साधन ही नहीं है जिससे कि हम ट्रैफिक को कम कर सके, हम उसको बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि रोड उतनी है, सारे लोग उसी से गुजरने हैं। और दिक्कत यह है कि स्टेशन पे 3-4 जो गेट हैं, उस पर भी आने जाने वाले लोग जब रोड क्रॉस करेंगे तो नेचुरली ट्रैफिक या व्हीकल रुकेगा। जब रुकेगा तो फिर स्लो हो जाएगा। इस बात को लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हर सेकंड एक आदमी रोड को क्रॉस कर रहा है। जब रोड को क्रॉस कर रहा है तो जो आने वाला रोड पे कोई भी व्हीकल है वो रुकेगा ही, एक चाहे वो 10 सेकंड रुके, तो इससे तो ट्रैफिक स्लो होना ही होना है। स्टेशन जैसे ही क्रॉस हो जाता है तो नेचुरली ट्रैफिक भी उसी स्पीड में बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन हमारा मैं तो अपने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या जो हमारे TSI लगे हैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो आपको हमेशा खड़े होके काम करते हुए मिलेंगे, और इसी वजह से हम सफल हैं मुरादाबाद की ट्रैफिक को चलाने में। एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा पैरामीटर होता है कि हमारा काम कैसा चल रहा है नहीं। हो सकता है कि आपको किसी समय थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो दिखे, लेकिन रुकता नहीं है। उसका एक वजह मैं ये बताऊं, अगर मैं पूरे UP 112 हमारा आप सभी लोग जानते हैं, जो कि हर आप कॉल करेंगे तो 5 से 7-6 मिनट में आपके पास वो गाड़ी पहुंच जाएगी, और जब आदमी को परेशानी में होता है वो तुरंत कॉल करता है। लेकिन अगर हम पूरे महीने का एनालिसिस करते हैं तो मेरे पास कम से कम 8 से 10 दिन UP 112 में एक भी जाम की सूचना का फोन नहीं होता है। और दूसरा, अगर 20-22 दिन बचते हैं तो किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3, और अगर होती भी है 4-5 अगर होती है तो वहीं एक ही जगह की होती हैं, क्योंकि फिर वहीं से लोग बार बार करते हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है। तो हम तो अपना पैरामीटर उसी से नापते हैं कि कितना जाम लगा कि नहीं लगा। हम रोज़ सुबह UP 112 की एक दिन पहले की कॉल्स देखते हैं, और फिर हमारे यहाँ वो कोई ना कोई सिपाही उनसे बात करता है कि आखिर कल जो आप फंसे थे तो क्यों फंसे थे, क्या फंसे थे, तो उसका एनालिसिस करते हुए फिर हम उसको व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो बढ़िया सर, बढ़िया। आपका बिल्कुल, जब से आपने मुरादाबाद में कमान संभाली है, नो डाउट सर ट्रैफिक में चेंजेस हुए हैं, लेकिन सर मुरादाबाद में ई-रिक्शा और ऑटो का एक ऐसा अनियंत्रित जाल बन गया है कि हर चौराहे पे सेकंडों में जाम लग जाता है। सर, क्या ई-रिक्शा के लिए कोई कलर कोडिंग या रूट फिक्सेशन या कोई सख्त कानून लाया जा रहा है, या समस्या से ऐसी चलती रहेगी ये? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ई-रिक्शा और ऑटो, इसका रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है।
इसमें हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है या ऐसा नियम नहीं है कि हम इनका निर्धारण कर सकें। ये शासन लेवल की चीज़ है। हो सकता है आने वाले समय में इसमें कोई निर्णय लिया जाए कि किसी एक शहर के लिए ई रिक्शा और ऑटो की संख्या निर्धारित हो और उसके बाद अगर जब ज़रूरत पड़े तब बढ़ाया जाए, लेकिन अभी इस तरह का निर्धारण नहीं है। मेरे द्वारा 1 साल पहले यहाँ पर कोडिंग की गई थी। मैंने 5 जोन में ई रिक्शाओं को बांटने का काम किया था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब मैंने परिवहन विभाग से क्योंकि हमें तो उनका बंटवारा करना था किस जोन में कितने चलेंगे, लेकिन जब मैंने परिवहन विभाग से उनकी सूचना मांगी तो आप इमेजिन करेंगे कि उन्होंने सूचना तो भेज दी, सूचना आधी अधूरी थी। अगर हमें किसी बंदे को कोई जोन अलॉट करना है तो उसमें नाम लिखा है राम भरोसे सनाब कल्याण सिंह निवासी कटघर। अब हम उसको कहाँ का दें अच्छा जोन, क्योंकि वो तो अधूरा है। फिर भी हमने 60% मतलब मेरे कर्मचारियों ने एक एड्रेस को वेरीफाई करते हुए 3 महीने में मैंने 5 जोन शुरू किए थे। उसमें भी 60% लोग को ही हम जोन वितरित कर पाए थे। 40% का कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि ई रिक्शे वाले ने मालूम चला ए ने खरीदा था, उसने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया और ट्रांसफ़र हुआ नहीं। जब ए से कांटेक्ट किया गया तो उसने बताया हमने तो बी को बेचा था, बी से कांटेक्ट किया उसने हमने सी को बेच दिया। तो हम कैसे उसका निर्धारण करते? मैंने 60% निर्धारण किया था, कुछ दिन चला था और लेकिन आगे का काम फिर परिवहन विभाग का था। जब नया रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो उन्हें जोन का अलॉट करना था, लेकिन वहाँ इस तरह का कोई चीज़ नहीं हो पाई, इसलिए वो जोन सिस्टम हम नहीं सफल कर पाए। मीटिंग्स में कमिश्नर साहब वगैरह अक्सर मुझसे कहते हैं कि इस तरह का फिर से लागू करो। मैंने कहा सर बहुत कठिन काम है, लेकिन करने को हम तैयार हैं, लेकिन हमें कम से कम परिवहन विभाग से इसमें सहयोग मिलना चाहिए। और किसी भी गाड़ी का नंबर सही नहीं लिखा हुआ है। आप रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं, ना ई रिक्शा का ना ऑटो का सही नंबर लिखा नहीं है, तो हम किससे कांटेक्ट करें? हम कहाँ कहाँ भेजें? कैसे करेंगे? बड़ा काम है। कम से कम जिनने खरीदा था उन्होंने अगर बेच दिया है तो वो उसको अपने नाम ट्रांसफ़र कराना चाहिए था, अपना फ़ोन नंबर लिखना चाहिए था, ताकि हम इस पूरे सिस्टम को जोन सिस्टम को सही से लागू कर सकें। सर एक तरह से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये समस्या चल रही है? नहीं, विभागों की कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुझे लगता है कि पुराना डाटा अधूरा है। दूसरी ये है किसी ने जिम्मेदारी उसने खुद ई रिक्शे वाले ने ऑटो वाले ने नहीं निभाई है, वो खुद ही नहीं ट्रांसफ़र करा रहा है। तो उसमें आप बताइए कि विभागों का कहाँ गलती है? उसमें तो आधे से ज़्यादा आप ऐसे आपको ऑटो और ई रिक्शा मिलेंगे जिनका फिटनेस नहीं हुआ है। हम उनके चालान करते हैं और चालान बड़े बड़े होते हैं। जब फिर वो मेरे ऑफिस में आके रोना पिटान कर लेते कि हम गरीब आदमी हैं साहब, मेरा 15,000 का चालान हो गया। क्योंकि जब चालान होगा तो फिटनेस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, बीमा नहीं है, तो अगर ये सब जोड़ लें तो 15-20 हज़ार का चालान हो जा रहा है। ठीक सर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये चला रहे हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप चीज़ जो चला रहे हो उसके नियम्स का तो फॉलो करो। ठीक बात है सर, ठीक। और ऐसा है जब 15,000 की संख्या में ई रिक्शा ऑटो हैं, तो जब तक वो सहयोग नहीं करेंगे तब तक आप सिस्टम को नहीं बना पाएंगे। बहुत मुश्किल है। हमारे 200 आदमी जो कि पूरे शहर में लगे हुए हैं, उन 15,000 को के साथ साथ और भी व्हीकल्स चल रहे हैं, उनको हैंडल करने या उनको समझाने में लगे रहेंगे तो हमारा ट्रैफिक नहीं चलेगा। सर आपके पास 2 भारी भरकम प्रभार हैं, एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक। जब सड़कों पे ट्रैफिक जाम होता है तो क्या गुस्सा और क्राइम बढ़ता है? आप इन दोनों विभागों में संतुलन सर कैसे बनाते हैं? देखिए, क्राइम एसपी क्राइम ज़रूर हूँ मैं, और क्राइम के सारे चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और लेकिन जैसे आप जोड़ रहे हैं कि जाम लगे और उससे क्राइम की चीज़ें, उसमें लोगों को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्राइम इतना बड़ा नहीं करते हैं। छोटा मोटा गाली गलौज और ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एसपी क्राइम भी एक ऐसा पद है जो जिस पे बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। जैसा कि जीएसटी का हमारे यहाँ बहुत अधिक मुकदमे लिखे गए, और मैं दावा करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम जीएसटी के मुकदमे में मुरादाबाद जनपद ने किया है। हम लगातार कहीं ना कहीं उसमें अरेस्टिंग कर रहे
रहे हैं। और कल भी हम लोग के द्वारा एक अरेस्टिंग हुई है जो 54 करोड़ का। हाँ, 2 मुकदमे में वांछित थे। सर। लगातार उसमें हम लोग काम करते रहते हैं और क्राइम वाले में जिम्मेदारी निश्चित। बढ़िया सर। कांवड़ यात्रा के दौरान सर असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। एसपी क्राइम के नजरिए से आप ऐसे लोगों पे नजर कैसे रख रहे हैं सर? आपकी इंटेलिजेंस या डिजिटल सर्विलांस की क्या तैयारी है सर? अब देखिए, इसमें सारी चीज़ें होती है। एक तो हम लोग सोशल मीडिया को बहुत देखते हैं कि उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई उल्टा सीधा पोस्ट तो नहीं कर रहा है। साथ में बाकी हम लोग सीसीटीवी पूरे क्षेत्र में लगा ही रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी एलआईयू रहेगी, सादे में हमारे कर्मचारी रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं ताकि किसी तरह का माहौल बिगड़े ना। साथ में हम लोग का प्रयास रहता है कि जो कांवड़िया हमारा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। उनको हम लोग हमारे ICCC के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे PA सिस्टम लगा हुआ है, लगातार अनाउंस होता रहता है। उनको डायरेक्शंस देते रहते हैं, उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं, उनसे आग्रह करते रहते हैं कि आप इस तरह से नियमों का पालन करें और स्वयं भी और सुरक्षित चलें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। सर, सावन माह में सर जो आपने ट्रैफिक व्यवस्था लगाई है सर, टोटल पुलिसकर्मी लगाए हैं, तो सर कितने कांवड़िए आने का यहाँ से सर अंदाजा है और कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सर रहती है यहाँ पे? देखिए, मैंने जैसे बताया है कि हरिद्वार और गढ़ दोनों की तरफ से कांवड़ आता है सर। हरिद्वार की तरफ से कांवड़ लगातार चलता रहता है, क्योंकि उसमें हरिद्वार से जो जल लेके चलता है वो बहुत दूर तक का भी होता है। तो जो दूर का होता है वो पहले निकलता है, पास का होता है वो लास्ट में आता है। तो वो हरिद्वार की तरफ से 50% कांवड़ जाता है। गढ़ में जो जाता है कांवड़ जल लेने के लिए, वो हमारा जनरली संडे को जाता है और मंडे को लौट आता है। तो हम लोग उसकी स्ट्रेटेजी अलग टाइप की बनाते हैं ताकि NH पे हम लोग कांवड़ियों को भी निकाल सके और ट्रैफिक को भी निकाल सके। संख्या सर कितनी होती है सर? कितने कांवड़ियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस बार मुरादाबाद को क्रॉस करेंगे? और सर कितनी ड्यूटीज रहेंगी सर? कितने पुलिस वाले सड़क पे रहेंगे? अब देखिए, आप लाखों की संख्या में श्रद्धालु निकलते हैं और ड्यूटी के रूप में हमारे ट्रैफिक के कम से कम और हमको फोर्स मिल जाता है जो एज ए ट्रैफिक का काम करता है। तो लगभग हम लोग 300 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और TSI लगाते हैं। 200 के लगभग होमगार्ड लगाते हैं और PRD के भी जवान होते हैं। इस तरह से अगर सब मिला लें तो 500 तो ट्रैफिक के लोग लगाते हैं और बाकी तो सिविल पुलिस लगती है। उनका काम भी मोबाइल पार्टी में रहता है ताकि हम लोग कोऑर्डिनेशन से काम करें। एक बड़ी संख्या है, मतलब लोगों को परेशानी ना हो भावना को। सर, जैसे डिवाइडर्स का आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है, जिसकी रसूख होता है वो डिवाइडर खुलवा लेता है अपने या लोगों के कहने पे खुलवा लेता है। तो सर, मैं देखा बहुत एक्सीडेंट या जाम का कारण बनते हैं। तो इसमें सर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? देखिए, डिवाइडर जहाँ तक खुलवाने की बात है, कुछ डिवाइडर खुले थे हाईवे पे, लेकिन उसको हम लोग ने तत्काल बंद करा दी सर। अभी आपने पढ़ा होगा कि हमने 14 डिवाइडर जो हाईवे के ढाबे वगैरह थे उसमें खुले थे, हम लोग स्ट्रिक्टली उसको बंद कराया है। और इस तरह से कोई प्रेशर हम लोग जनता की जिंदगी से खिलवाड़ हम लोग नहीं कर सकते ना, और इस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। सर जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ परेशानी आ जाती है, उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है या उन्हें कोई प्राथमिक उपचार चाहिए, तो सर आपकी जो टीम है वो स्वास्थ्य किट से लैस होगी? पानी का इंतजाम रखेंगे? क्या इंतजाम ऐसे में करेंगे सर? मुझे लगता है कि सारी सुविधाएं हम लोग प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य की टीमें रहती हैं, स्वास्थ्य जो हमारे जगह जगह पे कैंप रहते हैं उनमें वहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, एम्बुलेंस रहते हैं। हमारी UP 112 की हम लोग कांवड़ के दौरान अलग से उनका रूट चार्ट बनाते हैं। इसी तरह से एम्बुलेंस का भी रूट चार्ट बनता है। जगह जगह पे पानी की व्यवस्था रहती है और हम लोग इस तरह से अपने कर्मचारियों को भी ब्रीफ करते हैं, शिक्षा देते हैं कि आप भी कांवड़ियों के साथ अच्छा सा व्यवहार करें, उनसे पूछते रहें, उनसे कुशलता पूछते रहें, उनकी अगर कोई दिक्कत है वो पूछते रहें, जल की ज़रूरत है तो जल पिलवाएं। ये सारी चीज़ें हम लोग के द्वारा उसमें फैसिलिटेट करने में रहती है। मतलब कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं पड़ेगी किसी तरह की? अगर स्वास्थ्य की परेशानी होगी तो पूरी टीम आपके तैयार रहती है? निश्चित तौर पे 100% पूरी सुविधा मिलेगी। सर, एक बड़ा खास प्रश्न है सर, कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर सर क्या गाइडलाइन बनाई गई है? और सर, लोग हथियार लेके ना चलें, इसके लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? देखिए, शासन की मंशा है कि कांवड़ की जो है वो उसकी हाइट कम रहे, वॉल्यूम कम रहे। इसको हम लोग जगह जगह पे जो हमारे बैरियर्स हैं
वहाँ पर हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। और वहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे किसी प्रकार का कोई हथियार लेके तो नहीं जा रहा है। ये सारी चेकिंग हमारी रेगुलर रहेगी। सर, शहर में पार्किंग स्थल ज़्यादा ना होने के कारण जाम की समस्या बन रही है सर, तो क्या पार्किंग स्थलों को बढ़ाया जाना चाहिए? और सर, प्रशासन ने निगम से इस विषय में अपनी बात रखी है कभी? देखिए, लगातार हम लोग निगम की मीटिंग्स में ये रखते रहे हैं। ये निश्चित तौर पे जब कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, तो जब एरिया नहीं है तो पार्किंग की व्यवस्था भी मिलना मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पे ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए नगर निगम कोशिश कर भी रहा है और शायद इसमें हम लोग को सफलता जल्दी मिलेगी। सर, जैसे भारी वाहनों का प्रवेश हुआ अगर, तो ऐसे में सर चालान कटता है उस वाहन का, तो सर मुझे लगता है चालान के साथ साथ उस चेक पोस्ट पे जो पुलिसकर्मी तैनात था उसके खिलाफ भी सर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, भारी वाहन के बारे में कह रहे हैं क्या आप? सर, कोई भी वाहन अगर मतलब बिना नॉर्म्स के हिसाब से शहर में प्रवेश करता है उस पोजीशन में, आप ये बताइए, अगर मैं अभी एक व्हीकल को रोकूं और जितने नाम्स हैं उसमें आप ये मान के चलिए 95% व्हीकल्स उन नाम्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारे जो ओनर्स हैं उनकी है। दंडात्मक कार्रवाई से सुधार की बहुत अधिक उम्मीद नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल्स है ना। मैं दावा करता हूं कि कोई भी व्हीकल अभी मैं रोकूं जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत कम होंगे। वही जिम्मेदारी सबसे बड़ी उन्हीं की है। आप किसी के देखेंगे नंबर प्लेट नहीं होगी, किसी के देखेंगे रिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा, किसी के देखेंगे लाइट उसकी गड़बड़ होगी, तो ये सारी चीज़ें ओनर्स की हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये बात भी मैं कहना चाहूँगा आपसे कि सर, सुनने में आया कि पैसा दे के गाड़ी निकल जाती है। ऐसा कुछ अगर होता है और कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या अंदेशा होता है, उसमें सर आप क्या कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड एक्शन होना है। जो भी इस तरह के सिपाही या कोई भी व्यक्ति कर्मचारी करेगा, दंडात्मक कार्रवाई 100% होनी है। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सर, मैं यही उम्मीद आपसे कर रहा था। सर, पिछले सावन में सरकार ने कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें सब बंद कराई थी और ये रूल बनाया था कि सभी दुकानों पे बोर्ड लगाया जाएगा। तो सर, इस आदेशों का पालन करने के लिए पुलिस क्या कर रही है सर? सिविल पुलिस इसमें लगी हुई है। सिविल पुलिस वाले जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं उसको पूरा फॉलो कराएंगे। सर, एक पुलिस अधिकारी का निजी जीवन कैसा होता है, जबकि अधिकांश समय आप व्यवस्था को बनाने में निकल जाता है सर? काम का बोझ और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना आसान नहीं होता सर। इस सब के बीच में आप अपने को तनाव मुक्त कैसे रखते हैं सर? आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है बड़ी सुंदर सी, इसका राज क्या है सर इसके पीछे? जी, थैंक यू, आपने हमको स्माइल के बारे में कहा। मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे साथ एक लेक्चर डीजी सर ने दिया था। डीजी आए थे सीबीआई के सर, तो उन्होंने एक मंत्र दिया था, वो मैं उस दिन मैंने फॉलो किया उसी से। क्या बात कि देखिए, आप पुलिस में आ गए हैं, जिम्मेदारी बहुत है, ड्यूटी आवर्स बहुत है, आपका टाइम, आपको कहाँ जाना पड़े, किस समय जाना पड़े, आपको करना है। करना है तो अगर हंस के करोगे तो स्वस्थ रहोगे, एंजॉय करोगे, और अगर वही टेंशन लोगे तो आपको करना तो है ही है, तो वो टेंशन में आपके काम बिगड़ेंगे भी और सारी दिक्कतें और भी आएंगे। तो उसी दिन से मैं एक कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करता हूँ, काम भी करता हूँ और अपने। बहुत बढ़िया सर। ये मंत्र आपने सबको बताया, हमारे व्यूअर्स को, वो भी उनको भी फायदा मिलेगा सर। जब से पता चला है मेरे व्यूअर्स को कि आप आ रहे हैं सर, बड़े लोगों में क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं, मुझे लगता है सर इनको क्लियर कर देना चाहिए। क्या कांवड़ यात्रा के दौरान अनावश्यक यात्रा को टाल दें? सर, ये रोमेश मेहता जी प्रश्न पूछ रहे हैं सर। नहीं भाई, जिसको इमरजेंसी है वो तो बिल्कुल जाए, लेकिन कुछ लोग कभी कभी केवल उसमें मस्ती के लिए निकल रहे हैं, तो उसके लिए मैं ज़रूर उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो एक दिन बात कर लें, है ना, क्योंकि वो खुद भी फंसेंगे, और फंसेंगे तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम आएगी। सर, अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो क्या व्यवस्था रहेगी सर? बिल्कुल, मरीज के लिए कहीं पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। चाहे कांवड़ यात्री निकल रहे हों, चाहे कुछ भी हो, हम उनको निकालेंगे, और जो भी एम्बुलेंस है या जो भी उनको 102 या 108 डायल करना वो करें, वो उस साधन से भी जाएंगे, प्राइवेट से भी जाएंगे। तो हमें अगर कोई बता देता है कि साहब मरीज जा रहा है, तो तुरंत ही हम लोग उसको निकलते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये गौरव आहूजा जी हैं सर, इनका प्रश्न है,
दुकानदारों और व्यापारियों के लिए क्या दिशा निर्देश है इस महीने के लिए? देखिए कोई स्पेशल उनके लिए दिशा निर्देश नहीं है, सहयोग करें और ये मान के चलें कि वो भी सिस्टम का पार्ट है, तो मुझे लगता है कि उसमें उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी और किसी और को भी। बढ़िया सर, ये वैसे तो आपने बता ही दिया है, ये पंकज अग्रवाल जी का प्रश्न है, क्या रात में भी डायवर्जन लागू रहेगा? हाँ, डायवर्जन 100% जब भी लागू होगा वो 24 मतलब पूर्णतया लागू रहता है। सर ये अमनदीप सिंह साहब पूछ रहे हैं क्या पार्किंग की कोई अलग व्यवस्था बनाई गई है इस महीने के लिए? पार्किंग के लिए हाँ, जो हैवी ट्रैफिक है उनको हम लोग हाईवे के साइड में कई जगह पे बड़े बड़े प्लाट लेके उनको पार्किंग कराएंगे। जिनको मालूम चला पंजाब जाना है और वो नहीं निकल पा रहे हैं, रोड पे अगर हम खड़ा करेंगे तो जाम लगेगा, तो हम उनके लिए बड़े बड़े जो खेत हैं उनको हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है, उसमें हम लोग उनकी पार्किंग करेंगे। सर ये तरुण मदान जी हैं, समाज सेवी भी हैं सर, इनका एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, लोग पुलिस का सहयोग किस तरह करें? बहुत बढ़िया सर। वो अपने आप को पुलिसमैन माने और सोचें कि ये कितने मेहनत से काम कर रहा है और कानून को कैसे पालन करना है, तो वो अगर इतना मान लेंगे तो मुझे लगता है कि स्वयं बहुत बढ़िया मदद कर पाएंगे। साहब बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। और तरुण जी अपनी पूरी टीम को लगाइए और सेवा में लगाइए, भोलों की सेवा में, और कोई भी परेशानी ना आए, हम सबका यही मोटिव है। सर एक रैपिड फायर राउंड है सर, छोटा सा, इसमें सर आपको बहुत शॉर्ट आंसर देना है। आज तक की आपकी कैरियर की सबसे कठिन ड्यूटी सर जो आपको याद हो? कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा। सर सबसे यादगार पोस्टिंग आपकी? मुरादाबाद। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे बड़ी ताकत क्या है सर आपके इसके पीछे? देखिए पेरेंट्स का आशीर्वाद और मैं तो सिर्फ भक्त हूँ और भोले की कृपा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। सबसे बड़ी चुनौती आज तक आपने किसको माना है अपनी लाइफ में, कैरियर में आपके? चुनौती मैंने नहीं माना है, मैंने उसे एज ए वर्क कंसीडर करते हुए करा है और वो चुनौती जो है बहुत आसानी से निपट गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। एक शब्द में मुरादाबाद को आप क्या सब्सक्राइब करेंगे सर? एक शब्द में क्या बोलना चाहेंगे मुरादाबाद के लिए? मुरादाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा सहयोग करते हैं, ऐसे ही सहयोग की उम्मीद है। क्या बात है सर। एक शब्द में कांवड़ यात्रा को? कावड़ यात्रा बिल्कुल निश्चित तौर पे टफ होती है, क्योंकि कावड़िया जो जल लेके जा रहा है, पैदल जा रहा है, उसकी भी मनोदशा को हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो पैदल चल रहा है, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सर एक शब्द में उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? उत्तर प्रदेश पुलिस सभी इसको जानते हैं, मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की पुलिस। क्या बात है सर, थैंक यू सर। बिल्कुल मज़ा आ गया, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को सब कुछ मिल गया है। और सर जैसे सर ने बताया कुछ खास पॉइंट्स कि संडे के दिन जाना अवॉइड करें, क्योंकि 5 बजे के बाद 0 ट्रैफिक लग जाएगा, सोमवार के सुबह 8 बजे तक। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि बिजनौर की तरफ तो इसमें रोडवेज की बसें भी बंद होंगी, तो जिनको बंद नहीं होंगी वो, लेकिन रूट डाइवर्जन होगा, वो अब ठाकुर द्वारा जसपुर, रेहड़, धामपुर होते हुए जाएंगे, निकालेंगे। तो हमारा रोडवेज की बसों से और जो उस पर सवारी करने वाले लोगों से एक अपील रहेगी कि हमें सहयोग करें और अच्छे से हम लोग कावड़ यात्रा करें। तो बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। मुझे लगता है कि मुरादाबाद की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस पॉडकास्ट से हमारे, और सर आपका ज्ञान और आपका एक्सपीरियंस हमारे मुरादाबाद के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। सर बिल्कुल अंत में जाते जाते कांवड़ यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं श्रद्धालुओं से ये अपील करना चाहूँगा, देखिए उनकी श्रद्धा तो होती है और वो पैदल भी चल रहे हैं, उनके लिए कष्ट है, लेकिन संयम बनाए रखें। अगर कहीं पे कुछ चीज़ अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है तो हमारा सहयोग करें। हम सब लोग उनके सहयोग के लिए लगे हैं, उनके फैसिलिटेट करने के लिए लगे, ताकि उनकी यात्रा अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम निकाला और आपने सर इतना समझाया हमारे व्यूअर्स को। सर एक छोटी सी ट्रॉफी सर हमारी टीम की तरफ से, ताकि आप हमें याद रखें, हमारी टीम को याद रखें। थैंक यू।